दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बाइक हो तो बुलेट जैसी। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये आइकॉनिक बाइक शायद आज हमारे बीच नहीं होती अगर आयशर मोटर्स ने इसे नहीं खरीदा होता। रॉयल एनफील्ड को दोबारा जिंदा करने के लिए सिद्धार्थ लाल ने वो किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, अपने 15 में से 13 बिजनेसेस ही बेच दिए। इस फैसले को कई लोगों ने आयशर मोटर्स का सबसे बड़ा सुसाइड मूव कहा, तो कुछ ने इसे बेवकूफी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया। कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे थे और हर तरफ आलोचनाएं हो रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल रॉयल एनफील्ड बल्कि पूरे आयशर मोटर्स को ही इतिहास के पन्नों में एक नया मुकाम दिला दिया। आज आयशर मोटर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि यह भारत की बैकबोन बन चुकी है। इस कंपनी ने लाखों गरीब किसानों को खेती करने का सही तरीका सिखाया, छोटे व्यापारियों को स्मॉल और मीडियम साइज ट्रक्स दिए और इनकी बसें और हैवी ड्यूटी ट्रक्स को तो हम अपनी डेली लाइफ में रोड पर गुजरते हुए देखते ही हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आयशर मोटर्स ने तुरंत आजाद हुए भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब हमारा भारत 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ था। उस टाइम हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। किसान पुराने मैनुअल तरीकों से खेती करते थे क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर एग्रीकल्चरल मशीनरीज की भारी कमी थी, जिससे कि उनका काम बहुत टफ हो जाता था और प्रोडक्शन भी काफी लिमिटेड ही रह जाती थी। अब इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए एक इंडियन बिजनेसमैन मनमोहन लाल ने 1948 में गुड अर्थ नाम की कंपनी शुरू की, जिसका काम जर्मनी और अमेरिका से ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करके उन्हें अपने देश में बेचना था ताकि खेती में लगने वाली मेहनत को कम किया जा सके। वैसे तो ये आइडिया काफी सॉलिड था और एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से बहुत जरूरी भी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया उस टाइम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। फार्मर्स की इनकम इतनी लो थी कि महंगे इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स खरीदना उनके लिए इम्पॉसिबल था। इसी वजह से 1952 से 1957 के बीच गुड अर्थ कंपनी सिर्फ 1500 ट्रैक्टर्स ही सेल कर पाई। अब सोचने वाली बात यह है कि 4 साल में सिर्फ 1500 ट्रैक्टर्स। अब आज के हिसाब से ये नंबर काफी कम लगता है ना, बट उस टाइम के चैलेंजेस को देखते हुए ये भी एक बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन दोस्तों हम तो आयशर कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो कहाँ है? असल में हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि भले ही आयशर मोटर्स आज एक इंडियन कंपनी के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत जर्मनी में रहने वाले 2 गरीब भाइयों ने की थी, जोसेफ आयशर और अल्बर्ट आयशर। अब आप लोग स्टोरी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे चलते चलते सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। असल में 1930s में जर्मनी के एक छोटे से गांव फॉरेस्टर्न में रहने वाले 2 भाई बचपन से ही अपने पापा को एक लोहार का काम करते हुए देख रहे थे। खास करके वो खेती के औजारों को बनाने और रिपेयर करने का काम करते थे। अब जोसेफ और अल्बर्ट का जो गांव था ना, वहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ थी, इसी वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन जो प्रॉब्लम इंडिया आजादी के बाद फेस कर रहा था, वही सेम प्रॉब्लम जर्मनी में लोग 20 साल पहले ही फेस कर रहे थे। मतलब कि उस समय ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे बैल और घोड़ों का इस्तेमाल करके ही खेतों की जुताई की जाती थी। ऐसे में जब आयशर ब्रदर्स ने किसानों को दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते हुए देखा, तो उन्हें ख्याल आया कि अगर खेती में हल चलाने और बाकी कामों के लिए कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो बैल या घोड़ों से ज्यादा तेज और ताकतवर हो, तो ये किसानों की जिंदगी बदल सकती है। और फिर अपने इसी सोच को लेकर उन्होंने पुराने टूल्स और मशीनरीज के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और फिर इस तरह से 1936 में दोनों भाइयों ने एक ऐसा ट्रैक्टर मार्केट में उतारा जो कि छोटे किसानों के लिए काफी किफायती था, क्योंकि ये न सिर्फ कम फ्यूल में चलता था बल्कि इसे ड्राइव करना भी काफी आसान था। अब वैसे तो इसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हुए, लेकिन आप बस यह जान लीजिए कि 1936 में शुरू हुई इस कंपनी ने बहुत जल्द जर्मनी से निकलकर ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना ली। अब एक तरफ तो आयशर के ट्रैक्टर्स तेजी से दुनिया में अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया को एक सस्ते और एफिशिएंट ट्रैक्टर की तलाश थी जो कि हमारे बजट में फिट हो सके। और फिर इसी दौरान आयशर ब्रदर्स ने इंडियन मार्केट में एंटर करने का सोचा, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस टाइम सरकार ने बहुत ही सख्त इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बना रखी थी, जिसके तहत कोई भी फॉरेन कंपनी सिर्फ तभी इंडियन मार्केट में कदम रख सकती थी जब वो किसी इंडियन कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करे। यही वजह थी कि आयशर ब्रदर्स भी एक ऐसी इंडियन कंपनी की तलाश कर रही थी जिसे इस सेक्टर का एक्सपीरियंस हो और जो इंडियन मार्केट और कस्टमर बिहेवियर को अच्छी तरह से समझती हो। और फिर आखिरकार उनकी
ये तलाश गुड अर्थ कंपनी पर जाकर रुकी। साल 1958 में आयशर और गुड अर्थ कंपनी ने मिलकर आयशर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर की शुरुआत की। एक्चुअली यह पार्टनरशिप इसलिए किया गया था ताकि भारत में पहली बार ट्रैक्टर का प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। यानी कि अब गुड अर्थ कंपनी का काम सिर्फ ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना नहीं था, बल्कि उन्हें भारत में मैन्युफैक्चर करना भी था। इसके लिए फरीदाबाद में एक बड़ी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई, जो कि जल्द ही भारत के पहले ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के तौर पर पहचानी जाने लगी। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया साल 1959 में, जब फरीदाबाद की उसी फैक्ट्री से भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया, जिसका नाम था स्वराज। पहली बार भारतीय किसानों को एक ऐसा ट्रैक्टर मिला जो अफोर्डेबल, रिलायबल और उनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया था। और फिर इसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि ये ट्रैक्टर पूरे भारत में पॉपुलर हो गए। इस सक्सेस के साथ ही कंपनी ने अपना नाम बदलकर आयशर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आयशर ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड कर दिया। लेकिन दोस्तों 1960s के एंड तक इंडियन ट्रैक्टर मार्केट में कंपटीशन ने जोर पकड़ लिया। महिंद्रा और स्कॉट जैसी बड़ी कंपनियों की एंट्री ने आयशर के लिए चुनौतियां खड़ा कर दी। सेल्स में लगातार गिरावट आने लगी और कंपनी के लिए सर्वाइवल तक मुश्किल हो गया। लेकिन यहीं पर मनमोहन लाल ने एक गेम चेंजिंग फैसला लिया। उन्होंने समझा कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही काफी नहीं होगा। अगर आयशर को मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो उन्हें अपनी कोर ऑडियंस यानी कि किसानों के साथ में एक पर्सनल कनेक्शन भी बनाना होगा। लेकिन ये कनेक्शन बनेगा कैसे? तो फिर इसके लिए उन्होंने अपने सर्विस नेटवर्क्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने किसानों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि कैसे वो खुद अपने खराब ट्रैक्टर्स की मरम्मत और देखभाल कर सकते हैं। यही पर्सनल कनेक्शन ही आयशर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और फिर इसी स्ट्रैटेजी ने ही आयशर को कंपटीशन में मजबूती से खड़ा रखा और इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद की। इसके बाद आया साल 1966, जब मनमोहन लाल के बेटे विक्रम लाल ने कंपनी के ऑपरेशंस को संभाला। विक्रम के नए आइडियाज और विजनरी लीडरशिप ने न सिर्फ आयशर ट्रैक्टर्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्योंकि 1965 से 1975 के बीच विक्रम लाल ने आयशर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरी तरह से मेड इन इंडिया मॉडल में बदलने का फैसला किया। यानी कि पहले जो पार्ट्स और मैकेनिकल कंपोनेंट्स जर्मनी से इंपोर्ट किए जाते थे, अब वो सभी भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाने लगे। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो गई और पहले जहां ट्रैक्टर्स महंगे हुआ करते थे, अब वो सस्ते दामों पर मिलने लगे थे, जिसके चलते अब छोटे किसान भी इन्हें आसानी से खरीद सकते थे। इस बदलाव का फायदा ये हुआ कि खेती में मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण का दौर शुरू होने लगा। किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जिससे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसके बाद आया 1980s का टाइम, जब आयशर ट्रैक्टर्स ने वो कर दिखाया जो उस समय की भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सोचना भी मुश्किल था। असल में आयशर ट्रैक्टर्स ने अपनी ही पेरेंट कंपनी आयशर ट्रैक्टरों का टेक ओवर कर लिया। मतलब कि जिस कंपनी को दो जर्मन भाइयों ने शुरू की थी, वो अब इंडिया का हो चुका था। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में उस समय आयशर ट्रैक्टर्स इंडिया का एनुअल टर्नओवर लगभग 80 करोड़ रुपए था और ये इंडिया का एक जाना माना ब्रांड बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ इसकी पेरेंट कंपनी आयशर ट्रैक्टरों इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ रही थी और कंपनी सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी। हालात इतनी खराब हो गई थी कि इस कंपनी पर कभी भी ताला लग सकता था। लेकिन दोस्तों, जब विक्रम लाल तक इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने ठान लिया कि वो इस कंपनी को ऐसे बंद नहीं होने दे सकते। इसीलिए उन्होंने फॉरेन बैंक से कुछ लोन लिया और आयशर ट्रैक्टरों का टेक ओवर कर लिया। अब वैसे तो आयशर का ट्रैक्टर बिजनेस काफी सही चल रहा था और धीरे धीरे इसके मार्केट शेयर में इजाफा ही हो रहा था। लेकिन विक्रम लाल ने महसूस किया कि अगर उन्हें इस बिजनेस वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ ट्रैक्टर पर डिपेंडेंट रहना काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी होगी। इसीलिए उन्होंने ट्रक्स और बसेस का भी प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला लिया। हालांकि उनका ये डिसीजन बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि इस सेक्टर में पहले से ही कई बड़े प्लेयर्स जैसे टाटा और अशोक लेलैंड मौजूद थे, जिनसे कंपनी को भारी टक्कर मिलने वाली थी। लेकिन इन्हीं से ही मुकाबला करने के लिए आयशर ने जापान की पॉपुलर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मित्सुबिशी के साथ में 1982 में एक ज्वाइंट वेंचर की शुरुआत की, ताकि वो इंडियन मार्केट में लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन कर सके। 1982 में शुरू हुई इस ज्वाइंट वेंचर में मित्सुबिशी ने एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी और डिजाइन एक्सपर्टाइज दी, जबकि आयशर ने इंडियन मार्केट की गहरी समझ और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया।
उस समय के स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस में फ्यूल एफिशिएंट और अफोर्डेबल ट्रक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी और फिर इन्हीं को ही टारगेट करते हुए कंपनी ने अपना पहला एलसीवी लॉन्च किया जिसका नाम था आयशर मित्सुबिशी कैंटर। ये लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन साबित हुआ। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इस सेक्टर में पहले से ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था जिसे टैकल करने के लिए आयशर को बहुत सारे फंड्स की जरूरत थी। इसलिए 1987 में आयशर ट्रैक्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया और फिर स्टॉक मार्केट से जुटाए गए फंड से कंपनी ने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग अपने ट्रक और बसेस में कई तरह के इनोवेशंस करने शुरू कर दिए और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे इनके लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स ने मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों तक, क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन के आने के बाद कंपनी के लिए चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे। एक्चुअली इस रिफॉर्म के बाद से इंडियन मार्केट फॉरेन कंपनीज के लिए पूरी तरह से ओपन हो गई और उन पर लगने वाले रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया था। इस वजह से बड़ी संख्या में फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर करने लगी और आयशर को टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा। और दोस्तों कंपनी अभी इन सभी प्रॉब्लम से जूझ ही रही थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि मित्सुबिशी से इनकी पार्टनरशिप हमेशा के लिए टूट गई। असल में दोनों कंपनियों के बीच में इंटरनल डिस्प्यूट हो गए थे। आयशर का मानना था कि वह इंडियन कस्टमर्स की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझता है, इसीलिए उसे लोकल मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने की फ्रीडम दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मित्सुबिशी अपने टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर पूरा कंट्रोल बनाए रखना चाहती थी। यह टकराव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि 1994 में दोनों कंपनियों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। इस अलगाव से आयशर को एक बड़ा झटका तो लगा ही था, लेकिन अच्छी बात यह हुई थी कि इस कोलैबोरेशन की वजह से आयशर एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी को बहुत गहराई से समझ चुका था। ऐसे में पार्टनरशिप टूटने के बाद भी आयशर एलसीवी सेगमेंट में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम करने लगा। लेकिन इसी टाइम पीरियड में ही कंपनी ने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि इसकी जर्नी में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ और वो था रॉयल एनफील्ड का एक्विजिशन। पहले तो आयशर मोटर्स ने इनफील्ड इंडिया के 26% स्टेक खरीदे, लेकिन फिर 1993 में उन्होंने अपनी इक्विटी बढ़ाकर 60% कर दी। इसके बाद से इनफील्ड इंडिया का नाम बदलकर रॉयल एनफील्ड मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया। जी हाँ, वही रॉयल एनफील्ड जो आज इंडियन सड़कों की शान बन चुकी है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जिस समय आयशर ने इसे खरीदा था उस समय कंपनी भारी लॉस में डूबी हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आयशर ने इस घाटे में चल रहे ब्रांड को खरीदा ही क्यों? असल में रॉयल एनफील्ड का इतिहास ही कुछ ऐसा था ना कि लोग इसे दिल से पसंद करते थे। यह वही कंपनी थी जिसकी बाइक्स वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पर ब्रिटिश सैनिकों की फेवरेट हुआ करती थी। भारत में भी 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनफील्ड इंडिया को 800 बाइक्स का ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से जल्द ही ये बाइक इंडियन पुलिस और सेना की पहली पसंद बन गई और इसे अब इंडिया के लोग पावर सिंबल के रूप में देखने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब रेट्रो बाइक्स का ट्रेंड खत्म हुआ तो ये कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई। पर दोस्तों तब भी आयशर मोटर्स को लग रहा था कि वह इस ब्रांड को दोबारा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस डील को फाइनल कर लिया। लेकिन दोस्तों काफी कोशिशों के बाद भी वो इस कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं बना सके और ये आयशर मोटर्स के लिए गले की हड्डी बन गई। धीरे धीरे इनके बाइक्स की सेल्स ड्रॉप होने लगी, क्योंकि जहां इनकी कैपेसिटी हर महीने 6000 बाइक्स बनाने की थी वो सिर्फ 2000 ही बेच पा रहे थे और ऊपर से बाइक्स में बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे थे जो कि आयशर के रेपुटेशन को इम्पैक्ट कर रहे थे। ऐसे में साल 2000 में कंपनी के चेयरमैन विक्रम लाल और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने मिलकर फैसला किया कि अब उन्हें रॉयल एनफील्ड को बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पर विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल, जिन्होंने 1 साल पहले ही कंपनी को ज्वाइन किया था, वो आगे आए और अपने पिता से 2 साल का समय मांगा कि वो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में कंपनी को प्रॉफिटेबल बना के रहेंगे। इस तरह से रॉयल एनफील्ड की जिम्मेदारी सिद्धार्थ के हाथों में आ गई। उन्होंने खुद 1 महीने तक इस ब्रांड की बाइक्स को चलाया और इसकी खूबियां और खामियां पहचानी और फिर अपनी रिसर्च के आधार पर उन्होंने देश के यूथ को टारगेट करने के लिए बाइक्स में ढेर सारे बदलाव किए और फिर महज 2 सालों के अंदर ही रॉयल एनफील्ड की बाइक्स नए रंग रूप में फिर से शोरूम्स के अंदर दिखाई देने लगी और अब इसकी सेल्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा था। इसके बाद आया साल 2006 जब सिद्धार्थ को आयशर मोटर्स का सीईओ और एमडी बना दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उनका ज्यादा रुझान रॉयल एनफील्ड की तरफ ही रहा और इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इन्होंने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो कि बहुत ही ज्यादा विवादित थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने आयशर के 15 बिजनेसेस में से 13 को बेच दिया।
असल में आयशर ग्रुप उस टाइम पर आयशर स्कूल ऑफ डिजाइन, आयशर गुड अर्थ फर्नीचर, आयशर कार्स, आयशर गारमेंट, आयशर फाइनेंस और आयशर ट्रांसपोर्टेशन जैसे कुल 15 बिजनेसेस में डील कर रहा था। यहाँ तक कि इन बेचे गए 13 बिजनेसेस में आयशर का ट्रैक्टर बिजनेस भी था, जिससे कंपनी की नींव पड़ी थी। एक्चुअली सिद्धार्थ का कहना था कि ब्रांड्स कंपनी के लिए गहने के जैसा होता है जिसे कि कोई भी नहीं बेचना चाहता, लेकिन बहुत सारे कई छोटे छोटे और लॉस मेकिंग बिजनेसेस को रन करने से अच्छा है कि कुछ चुनिंदा प्रॉमिसिंग बिजनेसेस पर फोकस किया जाए। अब सिद्धार्थ के इन 2 प्रॉमिसिंग बिजनेसेस में एक तो था ऑब्वियसली रॉयल इनफील्ड और दूसरा था आयशर मोटर्स का ऑटोमोटिव डिवीजन, जो कि बस और ट्रक्स का प्रोडक्शन करता था। साल 2008 में आयशर मोटर्स ने वॉल्वो के साथ में एक ज्वाइंट वेंचर कर लिया ताकि वो अपने व्हीकल्स की क्वालिटी और परफॉर्मेंस में सुधार ला सके, और इस ज्वाइंट वेंचर से वीई कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड यानी कि VECV की शुरुआत हुई, जो आज न सिर्फ इंडियन मार्केट में अपने प्रेजेंस को मजबूत कर चुका है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने परचम लहरा रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थ ने भी रॉयल इनफील्ड को ग्रो करने में अपनी जी जान लगा दी और इसके लिए कई सारे बड़े बड़े स्टेप्स लिए। 2012 में उन्होंने थंडरबर्ड 350 और 500 मॉडल्स लॉन्च किए, जो कि कंपनी की आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स बन गए। इनकी सक्सेस ने रॉयल इनफील्ड को एक नई दिशा दी और इसके बाद क्लासिक 350 ने कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक का दर्जा हासिल कर लिया। लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ इंडियन मार्केट तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए भी कई सारे बड़े बड़े कदम उठाए, और इसका रिजल्ट सामने आया 2015 में, जब रॉयल इनफील्ड ने आयशर मोटर्स के टर्नओवर में 40% का कंट्रीब्यूशन देकर सबको हैरानी में डाल दिया था। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो इस साल रॉयल इनफील्ड ने 9,12,732 बाइक्स बेची, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है। जबकि वहीं वी कॉमर्शियल व्हीकल्स भी लगभग 34 देशों में अपने व्हीकल्स को सेल कर रहा है। 2017 में आयशर मोटर्स का रेवेन्यू 70 बिलियन रुपीस था, जो कि सिर्फ 7 सालों में ही बढ़कर 165 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने दिखा दिया कि अगर आप एक क्लियर विजन, सही डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े तो फिर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।